हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने +1 क्लास का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटम के ऑर्बिटल्स की शेप्स। तो ऑर्बिटल आपको ध्यान होगा क्या था। ऑर्बिटल इज द रीजन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब न्यूक्लियस के अराउंड प्रोबेबिलिटी 0 तो कहीं तक भी नहीं होनी है, प्रोबेबिलिटी तो रहेगी कुछ ना कुछ, बहुत कम हो जाएगी। तो हम इसके अराउंड अगर हमें एक फिक्स रीजन मानना है कि हम उसकी शेप दे पाए, तो उसको हमने क्या लिया, वो रीजन लिया जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी की फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी लाइज करेगी बिटवीन 90 to 95%। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% जो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी थी, उसको हमने बाउंड किया। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो डायग्राम वो है, सरफेस कर्व है, वो भी बोल सकते हैं। इसके लिए मैं एक टर्म बताऊंगा पहले आपको, दैट इज, हमने एक चीज पढ़ी थी वेव फंक्शन साई। तो इसको हम रीजनल वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं, रेडिकल वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो जो रेडिकल वेव फंक्शन है उसकी टर्म्स में बताएंगे। जो साई है ये क्या था, वेव फंक्शन किसके साथ इसका रिलेशन होगा, रेडियस आर डिस्टेंस के साथ, तो इसे हम क्या बोल देंगे, रेडिकल वेव फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं 1s 2s इनका, तो ये बनेगा हमारा 1s का, क्योंकि घटता जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 1s की कम होगी न्यूक्लियस से। अगर मैं बनाऊं 2s के लिए 2s, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा। ये क्या है यहां पर, नोड या रीजनल सरफेस, रेडिकल सरफेस नोड बोल सकते हैं, या सिंपली नोड बोल देंगे। नोड क्या होती है ये भी अब बताऊंगा मैं तुम्हें। ये है हमारा 2p का अगर कर्व बनाऊं मैं, यहां पर इसमें भी क्या है, नोड। अब ये नोड क्या चीज है, यहां पर देखो ये 0 हो रही थी ना प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की। जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, 0 है, उसे हमने क्या नेम दिया, नोड। तो नोड है हमारा द रीजन इन विच the probability of finding electron is negligible या 0। उस रीजन को क्या बोला हमने, नोड बोला। अगर मैं अब ग्राफ दूसरा बनाऊं, एक साइज स्क्वायर टर्म भी पढ़ी थी। साइज स्क्वायर क्या थे, द रीजन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या द पॉइंट, जो भी पॉइंट था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन गिवन रीजन। तो ये क्या बताएगी, डेंसिटी। तो डेंसिटी कर्व भी हम बना सकते हैं। इन्हीं के लिए अगर मैं डेंसिटी कर्व बनाऊं, साइज स्क्वायर मीन्स उसकी को क्या भी बोल सकते हो, रेडिकल प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी कर्व। तो 1s का ये बनेगा। अगर मैं 1s के लिए बनाऊं तो वही वाला बना सकते हो तुम। 2s के लिए बनाऊं तो ये बन जाएगा तुम्हारा। 2p के लिए बनाऊं तो एक बार और बन जाएगा, एंड सो। तो ये यहां पर इसमें ये वो क्या है, वो ये नोड है। 2p के लिए जो वहां बना था वही रिपीट कर दो, ये 2p के लिए है, ये यहां पर भी क्या गया, नोड। चलो भाई, बार बार नोड आ रहा है। अगर अगला हमसे पूछ ले, कोई भी ऑर्बिटल दे कि जैसे इसमें यहां तक कोई नोड नहीं आया था, यहां एक नोड आ गया, कि नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं, तो जो नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि उन्हीं के बेस पर तो हम शेप्स बना पाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो ये पहले पढ़ने पड़ेंगे हमें कि क्या नोड्स बनाए, कितने बनाए। तो नंबर ऑफ नोड्स का जनरल फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे वो कहे 1s में नंबर ऑफ नोड्स बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए कितना, 1। l कितना होता है इसके लिए, 0 s ऑर्बिटल के लिए, और -1, तो कितना आएगा, 0। तो 1s में कितने होंगे नंबर ऑफ नोड्स, 0।
इसके लिए तो एस के लिए तो तुम ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ नोड्स फॉर एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू n-1, क्योंकि l तो 0 है, बट बाकी में ये नहीं, ये सब के लिए है जनरल, ये सिर्फ s के लिए है। वो कहे कि 2s में क्या बताओ, 2s में कितने नोड्स होंगे, 2 माइनस, अगर इसमें पुट कर रहे हो तो 0 - 1 यानी कि 1, तो नंबर ऑफ नोड्स इन 2s कितना होंगे, 1। ओके 4p में बताओ नोड्स, 4p प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कितना हुआ, 4, l कितना है इसके लिए 1 होता है, p के लिए -1 यानी कि 2। एज आई थिंक समझ आया। नोट्स निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, n की वैल्यू पुट करो, यहां से जो भी आगे है, l मैंने एजिमुथल क्वांटम नंबर कई बार बताया है, फिर से लिख देता हूं, s के लिए l होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ये वैल्यूज पुट करनी है तुमने l की, -1 आ जाएंगे नंबर ऑफ नोड्स। क्यों जरूरी थे? अब अगला जो पॉइंट आया, अब आगे हम क्या बनाएंगे, इनकी शेप्स। उस शेप्स में इन नोड का रोल है, जो भी हम शेप्स ड्रॉ करेंगे उसमें ये नोड्स हम यूज करेंगे। कैसे? सपोज हमें शेप्स बनानी है s ऑर्बिटल की। अब s हमने पहले पढ़ लिया कि s की शेप कैसी होती है, ऑर्बिटल जब पढ़ा, स्फेरिकल इन शेप, p डम्बल्ड था, तो स्फेरिकल है शेप में, तो न्यूक्लियस से सेम रीजन में सेम डिस्टेंस पर सेम प्रोबेबिलिटी आएगी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की। तो अगर मैं बनाऊं शेप्स फॉर 1s, तो न्यूक्लियस के अराउंड 1s का अगर मैं कर्व बनाऊं तो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि नोड तो कोई आएगी नहीं 1s में, ये रहेगा। अगर वो कहे कि 2s के लिए बनाओ भाई, तो 1s का तो ये था, फिर क्या आएगा, एक रीजन आएगा नोड, क्या आएगा, नोड, ये क्या है 1s। अब उसके बाद फिर क्या आएगा, रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 2s वाले, ये क्या है हमारा 2s। अगर वो कहे 3s के लिए बनाओ, तो समझ गए होगे क्या करना है, एक और नोड छोड़ोगे और अगला कर्व बनेगा, वो किसका होगा, 3s। मीन्स 1s है, कोई नोड नहीं, 2s है तो बीच में एक नोड छोड़ दो, अगला कर्व बना दो, स्फीयर बना दो। मतलब 3s है तो एक नोड और छोड़ दो, एक और स्फीयर बना दो डार्क। 4s है तो एक और नोड छोड़ दो, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। गॉट इट? अगर हमें शेप्स बनानी है s के बाद p की, p में 3 थे हमारे, px, py और pz। px x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये y के, ये z के। देखो कैसे, ये सपोज x एक्सिस है और ये y, तो px की क्या बनेगी, px बनेगा ये, py क्या बनेगा, ये x एक्सिस है, ये y है, तो y के ऊपर आएगा कर्व। pz है, क्योंकि p की कैसी है, डंबल शेप है, तो डंबल हमारे बनते जा रहे हैं। ये क्या रीजन है, नोड्स हैं इसमें, जहां रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। pz है तो ये x एक्सिस है, ये y या z यहां है, सपोज एक में ये z है, ये x, ये y, तो pz लाइक दिस। गोट इट? सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएंगी इसमें। ओके f की d की ओर बनाओ, d ऑर्बिटल्स। d में 5 थे, dxy, yz, zx, x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। अब गलती क्या करते हैं वो भी बता देता हूं। गलती करते हैं px, py, pz माइंड में सेट, वही यहां लगा देंगे। क्या करेंगे, सपोज हमने बनाना है dxy, तो x और y के ऊपर घुमा देंगे, नो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है इसके जो मेन प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स वाई है, उनके बीच के रीजन में है ये, तो यहाँ 45 के एंगल पर, मतलब ये ऐसे बनेंगे। dy z है,
तो y और z एक्सिस ले लो या उसको y रख लो, इसको z कर दो, तुम्हारी मर्जी है। उनके बीच बनाना है एक्सिस, तो जो तुम नेम दोगे वही हो जाएंगे। अब आधे बच्चे क्या करते हैं, मोटा मोटा पढ़ते हैं ना, वो क्या गड़बड़ करेंगे अभी बताई वो भी। डी जेड एक्स की ओर बना देता हूं मैं शेप। यहां पर क्या होगा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस था, ये वो जेड था, ये बन गए। अब वो देखेंगे कि हाँ ये एक जैसे हैं, देख लिया कि एक जैसे हैं, एक जैसे ही तो बना देंगे पर एक्सिस चेंज नहीं करेंगे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो किसकी शेप हुई तीनों, डी एक्स वाई की, क्योंकि एक्सिस के अकॉर्डिंग शेप है ना। अगर मैंने यहाँ एक्स वाई लिख दिया या सपोज यहाँ मैं वाई जेड लिख दूँ और यहाँ एक्स और वाई लिख दूँ तो जेड की थोड़ी होगी शेप, फिर तो जेड तो हमारा थर्ड उसमें रह गया, क्योंकि वो टिपिकल होता है 3D बोर्ड पर बनती नहीं, इसलिए हमने यहाँ एक्सिस बदल दिए थे, इतना सा किया है, लेकिन वो पूरा देखते नहीं है। तो साइंस प्रॉपर देखनी है, क्योंकि बोर्ड के जो मार्किंग में ड्यूटी में मैंने ये चेक किया हुआ कि एक बार शेप आई हुई है तो ऐसे बना रखी है, तीनों बना दी ये ऐसे, और यहाँ पर नेम भी 3 अलग अलग लिख दिए, पर यहाँ एक्स वाई हो सकता है गलती से भी लिखा गया और जल्दबाजी में, तो ऐसी जल्दबाजी है तो जल्दबाजी भी गलत तो गलत है ना बेटा, जल्दबाजी भी नहीं करनी, ध्यान से करना है। अगर मुझे बनानी है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के लिए तो क्या बनेगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, अब इसके ऊपर आएगा ये रीजन, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ये बनेगा। लास्ट बच गया हमारा डी जेड स्क्वायर, ये एक्स लिया, सपोज ये जेड लिया, इसी की तरह। अब बनने तो ये डबल डम्बल थे हमारे, एक ये बन गया। अब दूसरा कहाँ है, दूसरा भी कहाँ है, जैसे ये जेड और एक्स था तो जेड और एक्स पर आता, अब एक भी जेड और दूसरा भी क्या है जेड, तो दूसरा भी कहाँ है, यही है। चाहे 10 बार पेन मार्कर घुमा दे एक ही दिखना है। इसका जो ये रीजन है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत हाई होता है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको नहीं कर रहा है कि यहाँ 2 है, ये मैग्नेटिक फील्ड आई उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये शेप्स आपने आज करनी है, डी की, पी की, एस की, नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में स्टडी करनी है। अगर किसी को ध्यान नहीं है, क्योंकि नोड में भी हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज किया, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, उससे पहले पूरा किया ही था, वो करना है। उसके अलावा ऑर्बिट ऑर्बिटल में अगर डाउट है तो पहले ऑर्बिट ऑर्बिटल भी पढ़ने हैं, मीन्स यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपको पहले क्लियर करने हैं, क्योंकि अब लास्ट एक ही टॉपिक और बच गया है जो हम कल कर लेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ ही लिंक है, मतलब एक ही टॉपिक मान के चलो, दोनों को एक ही टॉपिक में कवर कर लेंगे हम उनको। तो कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ तक का पूरा करके आए। बहुत इंपॉर्टेंट है कल का चैप्टर का जो टॉपिक है कल लास्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो डू इट।